हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका नैनी सर। तो जैसे कि क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के 7 लेक्चर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इसी का लेक्चर नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में अपन ने एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ की बात की थी। उसमें एक एप्लीकेशन अपन कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी की सेकंड एप्लीकेशन। ये कोई भी शीट ली है, सो इस पे ऑल ओवर द सरफेस, अंदर और बाहर की तरफ सब तरफ इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये आपने प्लेन सरफेस ली है, तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब मान लीजिए इस शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए एक सिलेंडर कंसिडर किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस शीट का जो टोटल चार्ज है, इस शीट का टोटल चार्ज मैंने बोल दिया Q। शीट का टोटल चार्ज है Q। जितने एरिया में से या जितने अपन बोले क्रॉस सेक्शनल एरिया में से ये सिलेंडर पास कर रहा है, वो कंप्लीट चार्ज नहीं है आपका, वो चार्ज कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। अब इसके लिए अपन अपने को एक कंडीशन अजम्पशन, इसके लिए अपने को एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस में इतनी बड़ी लूं जितनी बड़ी ये शीट है, तो सारा का सारा चार्ज जो है आपको एज्यूम करना है कि सारा का सारा चार्ज इसमें एनक्लोज हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि लास्ट क्लास में आपने एप्लीकेशन में पढ़ा था, फर्स्ट एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर भी टोटल 3 सरफेसेस आपको दिख रही है। राइट वाली सरफेस, ये लेफ्ट वाली सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस। तो 3 सरफेसेस है यहाँ पर। रेडियस अपन मान लेते हैं इस सिलेंडर की कैपिटल R। इधर से ये लेंथ है L। So Gauss's law के अकॉर्डिंग फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, दिस कर्व्ड सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी इक्वल्स टू E डॉट ds इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉसेस लॉ। अब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी प्लेन शीट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इसको, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा। ये कोई पॉइंट P है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपने छोटे छोटे इसके लेंथ एरिया एलिमेंट कंसिडर करे। लेट्स सपोज यहाँ 2 एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिए। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस दोनों की लाइन पे होगा। जैसे ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, यहाँ चार्ज मान लीजिए Q0 चार्ज रखा हुआ है। सो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी बात करें तो यहां पर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब ये तो 2 एलिमेंट्स की बात हुई, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट को मिला के फिर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। तो अगर अपन इन 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, सो यहाँ पर इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है। तो एक कंपोनेंट ये हुआ, दूसरा ऊपर की तरफ, इसके लिए एक नीचे एक इस तरफ, यही होता है। अब यहां से सेंटर से मान लीजिए आपने डिस्टेंस ले ली, कुछ भी डी डिस्टेंस ली। ये अगर एंगल थीटा है तो ये दोनों एंगल भी थीटा हो जाएंगे। इट बिकम्स E साइन थीटा और ये हो जाएगा E साइन थीटा। इधर बात करें तो ये दोनों E cos थीटा प्लस E cos थीटा। आपस में सेम लेंथ और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से E साइन थीटा के कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो कंपोनेंट बचेंगे वो बचेंगे E cos थीटा। इस वजह से अगर कोई भी पॉजिटिव प्लेट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस पॉइंट P पर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
और यही प्लेट अगर नेगेटिव चार्ज प्लेट हो, मान लीजिए माइनस सिग्मा, और ये पॉइंट P यहाँ पर है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका अंदर की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई नेट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा उससे अवे होता है, अवे फ्रॉम द प्लेट। और नेगेटिव चार्ज अगर दे रखा है तो टुवर्ड्स द प्लेट उसकी डायरेक्शन होगी। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया सरफेस फर्स्ट के लिए। तो सरफेस फर्स्ट में अब ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो अभी अपन ने पढ़ा था अवे फ्रॉम द प्लेट, इस पॉइंट पे देखें तो इधर अवे फ्रॉम द प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दोनों के लिए। एरिया वेक्टर किधर होगा, तो ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया एस वेक्टर। यहां देखिए तो एस वेक्टर इधर हो गया। तो दोनों के लिए ही यहाँ पर E और S के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सरफेस S1 प्लस सरफेस S2, इनके लिए cos 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1, प्लस सरफेस थर्ड, इसमें अगर देखें तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं, और एरिया वेक्टर जैसे कि अपने को पता है ऐसा होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। सो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, दैट्स व्हाई इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हुआ 2EBS इक्वल्स टू चल रहा है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट दिस पॉइंट बिकॉज ये सेम डिस्टेंस पर L डिस्टेंस। सो 2E कांस्टेंट है, 2E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अपन अजम्पशन लिया था कि सिलेंडर की जो रेडियस है वो इतनी बड़ी लेनी है कि जिससे पूरी प्लेट को वो एनक्लोज कर सके। सो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज इक्वल टू हो जाएगा Q के। सो ये हो गया यहाँ पर Q। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज एनक्लोज अपॉन एरिया। अब यहाँ अगर बात करें, ये हुआ चार्ज एनक्लोज, इसने चार्ज कितना एनक्लोज करा, इस सिलेंडर ने कितना चार्ज एनक्लोज करा, तो ये अपन ने मान लिया कंप्लीट चार्ज एनक्लोज किया है। अब इस Q को सिग्मा की टर्म्स में ब्रेक करना है, सो Q इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इनटू सरफेस एरिया इसका मान लिया S, S इज द सरफेस एरिया ऑफ प्लेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर ये आपका आ रहा है 2E इंटीग्रेशन ds। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ds? इंटीग्रेशन ds का मतलब हो गया कि ये जो सरफेस लिया आपने गॉसियन सरफेस, और बेसिकली ये दोनों सरफेस है, इनके अगर छोटे छोटे पार्ट्स करके वापस कंबाइन किया जाए तो यही तो सरफेस एरिया आएगा जो इस प्लेट का था। कहने का मतलब ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया इक्वल है, इस सरफेस एरिया को अपन ने S कंसिडर किया है, दैट्स व्हाई ds की वैल्यू भी आ जाएगी S। सो यहां से आया 2E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, means E equals to sigma upon 2 epsilon naught. So electric field due to a non-conducting sheet, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं इस शीट से 10 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या 5 सेंटीमीटर दूर कितना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। So electric field is constant due to a plane sheet, or we can say that non-conducting plane sheet. ग्राफ की बात करें, ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं E वर्सेस R डिस्टेंस के बीच में, तो डिस्टेंस पे ये इंडिपेंडेंट रहता है, तो पैरेलल टू R एक्सिस, या we can say that पैरेलल टू X एक्सिस एक कर्व बन जाएगा जो कि R पे डिपेंड नहीं करता। इसमें कुछ स्पेशल केसेस की बात करें, इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। तो जैसे कि नंबर फर्स्ट, आपने 2 शीट ली है, यहाँ पे इस शीट पे प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और इस शीट पे माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। लेट्स सपोज 3 पॉइंट गिवन है, पॉइंट P, इन दोनों के बीच पॉइंट Q और इधर है पॉइंट R। तो सबसे पहले आपको 3 निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सेकंड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R।
तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट पी पर। सो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कैलकुलेट करना हो सबसे पहले बात करते हैं उसकी डायरेक्शन की। सो ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द प्लेट होगा। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा, और वी कैन से दैट ड्यू टू ए। इस प्लेट का नाम दे दीजिए ए, ये हुआ बी। इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा इनसाइड अपन बोल सकते हैं टुवर्ड्स द प्लेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हो गया ए बी। तो यहां पर नंबर फर्स्ट की बात करें एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी ई ए माइनस ई बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ई ए कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ड्यू टू बी मतलब इसकी वजह से सो ये भी हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों, आपने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेगेटिव साइन आप डायरेक्शन में कंसिडर कर चुके हैं। इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे सो ईपी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर निकालना है अपने को ई क्यू, तो ई क्यू पे अगर चले, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट, ये हो गया ए की वजह से। बी की वजह से देखें तो वो होगा टुवर्ड्स द प्लेट, तो इस बार दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर। सो यहाँ पर E एट पॉइंट Q विल बी ई ए प्लस ई बी, दोनों की वैल्यू सिमिलर है। सो ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट बिकम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बात करें पॉइंट R की, सो पॉइंट R पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट, फिर से दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये हो जाएगा ई ए माइनस ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर सिमिलर, दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर दो प्लेट्स जिन पे चार्ज सिमिलर हो बट नेचर अपोजिट है, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, दोनों डी डिस्टेंस पे रखे हुए हो, तो उस प्लेट्स के लेफ्ट एंड राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द प्लेट्स प्रेजेंट होता है, और वैल्यू कितनी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा सिस्टम जिसमें दो प्लेट कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हो, एक पे प्लस सिग्मा दूसरे पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो, ऐसे सिस्टम को नाम दिया जाता है कैपेसिटर। ऐसे सिस्टम को नाम दिया जाता है कैपेसिटर। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स के अंदर। सो इसी एप्लीकेशन का नेक्स्ट पार्ट है ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। कुछ थिकनेस होगी कंडक्टिंग प्लेट की, और नॉन कंडक्टिंग में थिकनेस नहीं ली जाती। तो जब इस पे चार्ज दिया जाएगा तो सारा का सारा चार्ज दोनों सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे और ये पीछे वाली सरफेस पे। इसमें जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू होगी 0। इस सिलेंड्रिकल सरफेस ली, जब इसके अंदर से ये गॉसियन सरफेस क्रॉस करेगी तो यहां पर तो आपको दिख रहा है चार्ज, बट जैसे अंदर से क्रॉस करेगी तो अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो कहने का मतलब ये डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, बीच में डिसकंटिन्यूअस हो जाती है गॉसियन सरफेस। इस वजह से इस सिलेंडर को यहीं तक लिया जाएगा। सो ये होगी इसकी गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे कितने सरफेस है, बिल्कुल 3 सरफेस, S1, ये वाला S2 और ये S3। चलिए इसमें अगर बात करें, अब आप इसको समझिए, ये जो कवर है जैसे कि आपको बताया बुक है पूरी, ऐसी बुक है पूरी, बीच में ये पेजेस हो गए। ये जो कवर है बैक वाला, ये फ्रंट मान लीजिए बैक मान लीजिए, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बात करें, मैं थोड़ा बड़ा करके बताऊं अगर इसको, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन कुछ ऐसी। बट यहां पर अगर बात करूं तो ये होनी चाहिए थी, बट अगर यहां बात करें तो यहां चार्ज कितना, चार्ज यहां पर 0 है, चार्ज यहां पर 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होती अगर चार्ज 0 नहीं होता, बट इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गया।
एरिया वेक्टर चाहे किधर भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस विल बी जीरो। यहां पर ये कंडीशन याद रखें आप। और फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस ये पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो तो जीरो ही आई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इस तरफ। यूजिंग गॉसेस लॉ, तो ये आ जाएगा आपका EDS ड्यू टू सरफेस S1 इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वापस वही अजम्पशन, पूरा चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना सरफेस एरिया इसका है उतना ही सरफेस एरिया इसका है, इसका सरफेस एरिया मान लिया S, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds चार्ज एनक्लोज, तो सिग्मा इनटू एरिया, एरिया माना है अपन ने S, क्योंकि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ds। व्हाट इज इंटीग्रेशन ds? becomes equal to S, so S equal E equals to सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू S, so ये आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका जस्ट आधा होता है नॉन कंडक्टिंग के अंदर। तो आप ध्यान रखिए, कंडक्टिंग में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो वापस इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं, सो E वर्सेस स्मॉल r, सो ऐसी कुछ लाइन मिलेगी, बिकॉज ये डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज स्फेरिकल शेल। का मतलब होता है कि जब भी इसको चार्ज दिया जाएगा तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक दिस। सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे स्फेरिकल शेल, और दूसरे वर्ड में इसको बोला जा सकता है कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल्स आर सेम वर्ड, दोनों सेम वर्ड होते हैं। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग केसेस लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो इस वजह से इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाएगा। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड outside the sphere or conducting shell। so इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस कुछ यूं बनेगी, दिस इज द गॉसियन सरफेस। सो ये हुई आपकी गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। माना कि ये चार्ज जो है वो एनक्लोज, जो टोटल चार्ज है वो है Q, और आप देख पा रहे हैं ये जो गॉसियन सरफेस है इस पूरे चार्ज Q को एनक्लोज कर रही है, तो चार्ज एनक्लोज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ओनली ये सरफेस है एक, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ दिस स्फीयर अपॉन एरिया, तो एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। इधर आते हैं, तो अब यहां पर क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे आपको पोर्शन लेने हैं, एरिया एलिमेंट जिसको बोला था। तो ये छोटा सा पोर्शन लिया, स्मॉल एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इसके भी 90 डिग्री और इसके भी ये 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 0 डिग्री। सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन EDS cos 0 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ds हियर, इंटीग्रेशन ds मतलब हुआ कि जो छोटे छोटे पोर्शन आपने किए गॉसियन सरफेस के, इन सबको कंबाइन कर दीजिए,
तो कंबाइन करने पे एरिया आ जाएगा गॉसियन सरफेस का, सो ये होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू यहां पुट करी आपने, सो ये बना ऐसा कुछ आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर और spherical shell will be given as kq upon r square। कौन से पॉइंट पर? आउटसाइड द स्फीयर। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा अगर निकाले अपन, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो q की जगह यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू कैंसिल आउट हुआ यहां से, सो इट बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सो ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। नाउ एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सरफेस पे कितना होगा? तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट पी बाहर है, इसको अगर मैं सरफेस पे लेके आऊं तो शायद आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी कैपिटल आर के। सो ई एट सरफेस बिकम्स के क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ये आता है एट द सरफेस। और इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बात करें तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला था अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, उसकी जगह भी कैपिटल आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड बात करें अगर इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, सो इनसाइड द स्फीयर अगर करें तो पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर चला गया, ये डिस्टेंस अभी भी स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इज कैपिटल आर। सो इस केस में जब गाउसेस लॉ, इस केस में जब गाउसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वापस यहां पे ध्यान दें कि एक कंडीशन होती है कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने पर ही फ्लक्स जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने पर ही फ्लक्स जीरो हो। यहां पर चार्ज एनक्लोज आप देखेंगे, ये देखिए ये क्या है आपकी गॉसियन सरफेस, ये है आपकी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अगर चार्ज एनक्लोज नहीं कर रही तो इस केस में चार्ज एनक्लोज कितना हो गया? जीरो। तो यहां से अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो हुआ तो या तो E जीरो या ds जीरो। ds तो जीरो नहीं है तो क्या जीरो हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। तो ये तीन केसेज आते हैं, E आउटसाइड, E सरफेस एंड E इनसाइड। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये एक स्फीयर लिया है, जैसे कि नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि सारा का सारा चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी लगेगी वो हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। आउटसाइड द स्फीयर, यहां पे कोई पॉइंट P लिया जो कि यहां से कितना दूर है? स्मॉल r डिस्टेंस दूर है, तो ये होगी इसकी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया ds, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो होंगे दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इस वजह से इंटीग्रेशन E ds इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट्स सपोज टोटल चार्ज इज q, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर? q। सो टोटल चार्ज एनक्लोज हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ds पता ही अपने को, छोटे छोटे पोर्शन को कंबाइन करा, सो इट बिकम्स सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। सो E into 4 pi small r square equals to q upon epsilon naught. Electric field becomes kq upon r square. Similar to
कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें तो ये रहेगा, बट अगर बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सो इसको जब इन टर्म्स ऑफ रो लिखा जाए, सो ये ई कितना हो जाएगा, तो इसको लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हो जाएगा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सो इन टर्म्स ऑफ रो ये इसकी वैल्यू आती है, ध्यान रखेंगे। क्यू की टर्म्स में तो सेम है दोनों का फॉर्मूला, बट रो की टर्म्स में दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट बात करें एट द सरफेस। सो एट द सरफेस वी नो दैट R इक्वल्स टू कैपिटल R। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, फिर से सिमिलर टू कंडक्टिंग, बट रो के टर्म्स में डिफरेंट आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आप देख पा रहे हैं आर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। सो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब है आपका नंबर 3, इनसाइड द स्फीयर R लेस देन कैपिटल R। ये आपका स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर, जिसके अंदर टोटल चार्ज है Q। जब पॉइंट P अंदर रखा जाए इस स्फीयर के, तो इस केस में ऐसा कुछ स्फीयर बनेगा अंदर की तरफ जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r। सो यूजिंग गॉसेस लॉ ये हो जाएगा EDS इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो गॉसियन सरफेस है जो ब्लैक कलर में दिख रही है आपको, दिस वन इज गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस ने कंप्लीट चार्ज को इस बार एनक्लोज नहीं किया। मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस ने चार्ज एनक्लोज किया इस बार Q डैश। सो ये चार्ज एनक्लोज हो गया Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी Q डैश की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ Q। इसी Q डैश की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ Q। सो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब वॉल्यूम में चार्ज है Q। कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज कितना है Q। सो 1 वॉल्यूम में कितना हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। सो छोटे वाले वॉल्यूम में कितना होगा, छोटा वाला वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। सो इसमें कितना हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इसी चार्ज को आप बोलेंगे Q डैश। बिल्कुल यस, क्योंकि कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज था स्मॉल q, आपको निकालना था इस छोटे वाले स्फीयर में चार्ज कितना है, तो उसका नाम दिया Q डैश, और यही तो इसका वॉल्यूम है। तो Q डैश की वैल्यू आ गई ये रही। सो यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो गया। Q डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए EDS इक्वल्स टू Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। Electric field is constant at every point of this Gaussian surface. Integration ds q r cube upon capital R cube. तो ds का मतलब इसके छोटे छोटे पोर्शन अपन ने लिए, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो दोनों सेम डायरेक्शन। सो यहाँ अगर बात करें इंटीग्रेशन ds, तो गॉसियन सरफेस का एरिया, सो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, सो इट बिकम्स 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू Q, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितना आया, सॉरी यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट रह गया था, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट, ये भी एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। So electric field inside the non-conducting sphere becomes KQ upon
capital R cube into small r cube. Okay, small r square is also small r square, ये से कैंसिल आउट हुआ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली मेरे को मिला है के क्यू अपॉन कैपिटल R cube into small r. It is the electric field inside a non-conducting sphere. In terms of रो, रो की टर्म्स में क्या हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू के की वैल्यू पुट करी आपने सबसे पहले, उसके बाद Q रखा, Q यहाँ से क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब. इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r. सो ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. अब अगर बात करें दोनों की क्वांटिटी स्टडी की, सो कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसको स्फेरिकल शेल बोला जाता है, इसको सॉलिड स्फीयर, और ये फॉर्मूले जो अपन ने डिराइव करे थे अभी. ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले जैसे ये सेंटर हो गया इसका, ये रेडियस है और ये रेडियस के बाहर, तो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर ये रहा इसका फॉर्मूला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो कहने का मतलब इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा और ये हो गया r ग्रेटर देन कैपिटल R. सरफेस पे बात करें तो ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्मॉल r, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्मॉल r. सो एक कांस्टेंट वैल्यू है ये और मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर. अंदर की तरफ देखें तो 0, तो ये हो गया यहाँ पे 0. तो कंप्लीट ग्राफ इसका कुछ यूं बन जाएगा. यहां बात करें आउटसाइड द स्फीयर सिमिलर टू इनसाइड, सिमिलर टू कंडक्टिंग, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया r ग्रेटर देन कैपिटल R, इसमें ये हुआ r लेस देन कैपिटल R. यहाँ पर ये वाला पोर्शन r लेस देन कैपिटल R. यहाँ बात करें तो यहाँ पर कैपिटल R है तो वो कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल ये कांस्टेंट वैल्यू है सरफेस पर, और कांस्टेंट वैल्यू की कितनी है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. अंदर की तरफ चलिए तो यहाँ 0 था बट यहाँ पे 0 नहीं है. E इनसाइड अगर यहाँ देखें तो E इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. सो ये हो जाएगा यहाँ स्ट्रेट लाइन कर्व. तो कंप्लीट कर्व की अगर बात करें तो कुछ ऐसा बनेगा. So these are the graph of E versus R for conducting and non-conducting sphere.